नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। बांदा से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। बांदा में नेशनल हाईवे 76 पर यह हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर नाले में बस पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री जख्मी हुए हैं। बस में सवार थे 60 यात्री। शादी समारोह से लौट रहे थे सभी यात्री। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो शादी समारोह से लौट रहे थे 60 से ज्यादा यात्री इसमें शामिल थे। 10 को जो है गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर भी वजह जाननी जरूरी हो जाती है, क्योंकि पिछले दिनों जो हादसा हुआ उसके बाद ये माना गया कि हो सकता है कि अब थोड़ी सी तब्दीलियां आए, लेकिन क्या यहाँ पर भी वजह नींद रही, रफ्तार रही, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो बांदा से ये खबर है। पिछले दिनों यमुना एक्सप्रेसवे पर जो हादसा हुआ था, अभी उसकी ही अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा यादें हैं, और उसके बाद एक और ये हादसा। लेकिन अच्छी बात यह कि फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन 10 यात्री जो है गंभीर रूप से घायल। राम मंदिर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हिंदू पक्षकार गोपाल सिंह विशारद की याचिका पर इस मामले पर सुनवाई है। मध्यस्थता में कोई ठोस प्रगति न होने की उन्होंने बात कही है। कहा, मध्यस्थता अब तक रही नाकाम, जल्द हो सुनवाई। और राम मंदिर से जुड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद की जल्द सुनवाई की मांग पर आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगी। दरअसल मामले में हिंदू पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने मध्यस्थता में कोई ठोस प्रगति न होने की बात कहते हुए कोर्ट से मुख्य मामले पर आज जल्द सुनवाई की मांग की है। इस मामले में उन्होंने अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया है। मंगलवार को मामले में पक्षकार गोपाल सिंह विशारद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि मध्यस्थता प्रक्रिया में कोई खास प्रगति नहीं हो रही है और इसी वजह से जल्द सुनवाई के लिए तारीख लगाई जाए। कोर्ट ने बातचीत से समाधान की संभावना तलाशने के लिए पूर्व जज FMI कलीफुल्ला की अध्यक्ष में 3 सदस्यीय मध्यस्थता पैनल का गठन किया। विशारद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील PS नरसिंहा ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अपनी बात रखी और कहा है कि मामले का निपटारा करने के लिए तारीखें लगाई जाए। अब पीठ ने उन्हें आवेदन दाखिल करने की इजाजत दी। तो मध्यस्थता को लेकर ये संभावनाएं कोर्ट ने तलाशने को कहा कि ठीक है, अगर मध्यस्थता हो सकती है तो एक पैनल बनाया गया 3 लोगों का कि ठीक है, आप कोशिश कीजिए। लेकिन अब एक याचिका दायर की गई और उस पर आज सुनवाई की मांग की गई। इस मुद्दे पर आज देखिए इस मामले पर सुनवाई होगी और ये कहा जा रहा है कि एक रीजन दिया जा रहा है कि मध्यस्थता में किसी तरह का हल निकलने की कोशिश नहीं हो रही है, नाकाम है तमाम कोशिशें। इस वजह से इस पर जल्द से जल्द कोर्ट तारीख लगाए और सुनवाई शुरू करे। हिंदू पक्षकार गोपाल सिंह विशारद की याचिका का हम जिक्र कर रहे हैं। और करप्शन पर यूपी सरकार सख्त है। CBI छापे के बाद योगी सरकार की कार्रवाई। 3 IAS अधिकारियों पर गिरी गाज। 3 अधिकारियों को पद से हटाया गया। 4 IAS अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। अवैध खनन को लेकर CBI की ये छापेमारी हुई थी। तो कल का पूरा दिन जो है पूरी तरह से, स्पेशली जब हम अफसरशाही का जिक्र करते हैं तो उनके लिए बड़ा उथल पुथल भरा रहा। जिस तरीके से कल छापेमारी हुई और कई जगहों पर तो कैश भी बरामद हुई। सपा सरकार के समय खनन घोटाले की CBI जांच में फंसे 3 IAS अधिकारियों को योगी सरकार ने मौजूदा पद से हटा दिया है। बुलंदशहर के जिलाधिकारी अभय, आजमगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी देवी शरण उपाध्याय और कौशल विकास मिशन और प्रशिक्षण एवं सेवा योजन विभाग के निदेशक विवेक पर योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया है और प्रतीक्षारत रखा गया है। वहीं CBI ने खनन घोटाले की FIR में अभय, देवी शरण उपाध्याय और विवेक को नामजद भी किया है। बुधवार को तीनों अधिकारियों के ठिकानों पर CBI ने दबिश दी, जिसमें लाखों रुपए कैश और कागजात बरामद किए गए। बताया जाता है कि अभय कुमार खनन घोटाले के समय फतेहपुर के DM थे, जबकि विवेक देवरिया के जिलाधिकारी थे और देवी शरण देवरिया के ADM थे। वहीं सपा सरकार में तत्कालीन खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर भी केस दर्ज किया गया है। पूरे मामले में अब ED भी हरकत में है और जल्द गायत्री प्रजापति से पूछताछ हो सकती है। कार्रवाई का सिलसिला यहीं नहीं रुका। CM के निर्देश के बाद 4 IAS अधिकारियों के भी तबादले कर दिए गए हैं।
सीबीआई यूपी में लगातार दबिश दे रही है और मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं सीबीआई द्वारा दर्ज मुकदमों पर। आईएएस जीवेश नंदन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश कैडर के 1985 बैच के अधिकारी जीवेश पर खनन में घोटाला करने का आरोप। जियोलॉजी और माइनिंग विभाग में थे तैनात। आईएएस संतोष कुमार पर भी मुकदमा दर्ज। 2005 बैच के यूपीए कैडर के अधिकारी माइनिंग टेंडर में फर्जीवाड़ा करने का आरोप। जियोलॉजी और माइनिंग विभाग में थे तैनात। आईएएस अधिकारी अभय के खिलाफ भी एफआईआर। अभय 2007 बैच के यूपीए कैडर के अधिकारी माइनिंग टेंडर में फर्जीवाड़ा करने का आरोप। फतेहपुर में डीएम रहते घपले का आरोप। हरिमोहन झा के खिलाफ भी सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। हरिमोहन झा पर खनन में घोटाला करने का आरोप। शिव सिंह के खिलाफ भी सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। सीबीआई की दबिश और दर्ज एफआईआर के कारण यूपी के सियासी हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं योगी सरकार नो टॉलरेंस की नीति पर लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासन और सियासत के गठजोड़ के इस खेल में आगे किसका नाम और जुड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस छापेमारी के संबंध में सीबीआई ने क्या कुछ बताया है, वो भी देखिए। तो अभय सिंह के घर से मिले 49 लाख रुपए। देवीशरण उपाध्याय के घर से जो है मिले हैं 10 लाख रुपए। डीएम विवेक के लखनऊ और नोएडा आवास पर छापा। लखनऊ और नोएडा से मिले फ्लैट के कागजात। डीएम अभय सिंह के घर पर छापेमारी जारी, ये भी खबरें आ रही हैं। तो देखिए, कैश जो है एक तरफ 49 लाख यानी कि 49 लाख रुपए, एक जगह पर हमने आपको जानकारी दी कि 10 लाख रुपए और फ्लैट्स के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। तो काफी समय से रडार पर तो हैं ही कुछ ऐसे अफसर जिनकी शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी। उसके बाद इनकी इनकम को अगर आप देखेंगे और इनके पास मौजूद एसेट्स को देखेंगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो भी जो है इनको क्वेश्चन मार्क के दायरे में लेकर आता है। उस लिहाज से जो रेड पड़ती है तो ये चीजें सामने आती है। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन का ये तमाम विषय है, लेकिन फिर भी बड़ी कार्रवाई। तो ये स्टेटमेंट सीबीआई का आया है कि देखिए, अधिकारियों के घर से, एक अधिकारी के घर से 49 लाख रुपए मिले हैं, एक के घर से 10 लाख रुपए और एक के घर से कुछ फ्लैट्स के डॉक्यूमेंट्स भी मिले। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पिकअप भवन अग्निकांड मामले की जांच में दोषी पाए गए सीनियर मैनेजर टेक्निकल एनके सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनके सिंह को भभूति खंड पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनके सिंह पर साजिश के तहत आग लगाने और जरूरी फाइलों को नष्ट करने का आरोप है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर और बायोमेट्रिक पंचिंग की जांच करने पर एनके सिंह संदिग्ध के तौर पर देखे गए। आग प्रारंभिक रूप से एनके सिंह के कमरे में ही लगी। गिरफ्तार अधिकारी के पास ही लोन संबंधित अहम फाइलें थी। आरोप है कि अधिकारी ने अहम फाइलों को जलाकर मिटा दिया। इस मामले में कई अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ जारी है। मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी इंटेलिजेंस को आदेश दिया था। योगी के आदेश के बाद एडीजी ने कई गंभीर धाराओं में जांच कर एफआईआर दर्ज की। तो अग्निकांड मामले की हम बात करें, सीनियर मैनेजर दरअसल संदिग्ध जो है इसमें सामने आया है और उसके बाद ये आरोप लग रहे हैं कि उसी ने ही सबसे पहले, क्योंकि उसी के कमरे में जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट से है ये सीनियर मैनेजर, और इनके कमरे में सबसे पहले आग लगती है और उसके बाद से तमाम जो एक्टिविटीज़ उस पूरे दौरान, जब ये अग्निकांड हुआ उससे पहले की जब फुटेजेस तलाशे गए तो उसमें जो है पूरी एक्टिविटी, बॉडी लैंग्वेज स्पेशली जो है इनकी डाउट्स में आती है, सवालों के घेरे में आती है और उसके बाद खुलासा होता है। खंड में पंजीकृत है अंतर्गत धारा 353, 436 और 427 आईपीसी। इसमें विधिक कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
जो अन्य संदिग्ध हैं नरेंद्र कुरील और मनोज गुप्ता, इनके विरुद्ध जो साक्ष्य हैं उनके संकलन की कार्रवाई की जा रही है। शिकायतों के निस्तारण का सत्यापन खुद करेंगे सीएम। शिकायतकर्ताओं से संतुष्टि को लेकर बात भी करेंगे। फर्जी निस्तारण होने पर कार्रवाई भी होगी ऑनलाइन। सीएम ने प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक की है। केंद्रीय बजट के मुताबिक सभी विभाग 10-15 दिनों में बनाए कार्य योजना, IGRS पोर्टल और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण हो। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात हमें कहते हैं कि तमाम पोर्टल्स खुलते हैं, विंडोज खुलती हैं, सीएम विंडोज का हम जिक्र करें, वहां पे शिकायतें जो है लोग दर्ज कराते हैं, लेकिन उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बारे में बात नहीं होती। यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि उसकी मॉनिटरिंग जो है वो खुद करेंगे। फीडबैक, जिसका हम जिक्र पहले भी कर रहे थे कि फीडबैक लिया जाए कि जिस व्यक्ति ने अपनी समस्या दरअसल दर्ज कराई विंडो पर या इस पोर्टल पर, उसकी समस्या का समाधान सच में हुआ या नहीं हुआ, या फिर वैसे ही जो है उसे ओके कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर यह है कि मुख्यमंत्री जो है इस चीज का खुद ख्याल रखेंगे, यानी कि जो बीच में लोग गलत तरीके से ये कह देते हैं कि उन्होंने समस्याओं का समाधान कर दिया, उनकी खैर नहीं। और यूपी में अब मेरिट के आधार पर ऑनलाइन अफसरों की पोस्टिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। बीते दिनों मंत्री ने डॉक्टर महेंद्र सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं, ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों की ऑनलाइन पोस्टिंग प्रणाली की शुरुआत की थी। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि सभी अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा होगी और जो अधिकारी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उसे हटा दिया जाएगा। इसके बाद सीएम ने इसे दूसरे विभाग में भी लागू करने की इच्छा जताई और अब इसको लेकर शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। बतौर सांसद भरते थे हुंकार। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। अब हुई बंद कमरे में मुलाकात। हार के 38 दिन बाद अमेठी में राहुल न दहाड़। चौकीदार जी जानते हैं कि जिस दिन मेरे साथ उन्होंने डिबेट कर दिया भ्रष्टाचार, वो हिंदुस्तान की आंख में आंख नहीं मिला पाए। न दुआ सलाम, सिर्फ कार्यकर्ताओं से बात। हार का तेवर पर असर। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी पहली बार अमेठी पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में बैठक की और मीडिया को दूर रखा। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम यहां विपक्ष का काम करने आए और विपक्ष का काम करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। राहुल ने कहा कि अमेठी आना घर आने जैसा लगता है। भरोसा दिया कि जब कभी पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता को मेरी जरूरत होगी मैं यहाँ मौजूद रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अब वायनाड से सांसद हूं, लेकिन अमेठी की जनता के लिए काम करता रहूंगा। इस दौरे में राहुल का वो पुराना अंदाज और तेवर गायब था जो पहले के अमेठी दौरे के दौरान दिखा करता था और वो मीडिया के सवालों से बचते भी नजर आए। और कल जिस तरह के तेवर थे उसके बाद सवाल, क्या राहुल गांधी इस वक्त मन से हार चुके हैं? लोकसभा चुनाव के नतीजे आए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस बीच कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई। देश में सरकार बनाने का दम दिखाते दिखाते कांग्रेस इस वक्त अपने अध्यक्ष की तलाश में है। क्या इसकी एक वजह राहुल गांधी के मनोबल का टूटना भी है और उसकी एक बड़ी वजह है अमेठी से हार? ये समझने के लिए आपको राहुल का ये अंदाज जो है आपको दिखा। कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। और जैसे मैं पहले से कह रहा हूं, अगर राफेल मामले पे इन्वेस्टिगेशन होगा तो 2 नाम है भाई और बहनों, 2 नाम है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, योगी जी चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के यहां सांसद हैं। हमें अब ऑपोजिशन का काम करना है। आप जानते हो कि ऑपोजिशन का काम करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, आसान होता है। राहुल का वो फैसला लेने पर राहुल को दरअसल मजबूर कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और साफ कह दिया कि इस बार गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं बनेगा। कह सकते हैं कांग्रेस और राहुल के बदले हालात की बड़ी वजह अमेठी से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, जिन्होंने 2014 में कांग्रेस के गढ़ में दरार डाली थी। 2019 में उसे ढहा दिया। स्मृति ईरानी के आत्मविश्वास ने राहुल गांधी के मनोबल को हिला दिया।
हिंदुस्तान की सामान्य परिवार की महिला में इतना दमखम है कि वो नामदारों को टक्कर भी दे और हराए भी। अभी तो शुरू हुआ है, नामदार अभी दूसरी सीट पर पहुंचे हैं, उनकी परमानेंट इस सीट से हार 13 मई को सुनिश्चित हो जाएगी। राहुल गांधी के अमेठी दौरे को पूरी तरह से मीडिया से दूर रखा गया। कार्यकर्ताओं से मीटिंग के बाद भी जब राहुल बाहर निकले तो उन्होंने किसी से बात नहीं की। हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरा यकीन है कि राहुल ही वो शख्स हैं जो कांग्रेस को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। वायनाड के साथ साथ अमेठी के मुद्दों को भी लोकसभा में या देश में जहां जरूरत पे उठाएंगे। उन्होंने ये भी माना जब भी अमेठी के लोगों को राहुल गांधी की जरूरत पड़ेगी, राहुल गांधी जी अमेठी के साथ हाजिर रहे। कार्यकर्ताओं का अति उत्साह और जिस तरह से नॉमिनेशन में हुजूम आया था, लोग ये समझ बैठे थे कि राहुल गांधी जी की काफी लंबे अंतर से जीत हो रही है। इसलिए कार्यकर्ताओं ने अपनी गलती स्वीकार की और आगे मजबूती से जमीन पर खड़े होकर कांग्रेस को मजबूत करने का भरोसा राहुल गांधी को दिलाया। इस देश को कोई आगे बढ़ा सकता है जिस तरह इंदिरा जी ने इस देश को आगे बढ़ाया, राजीव जी ने इस देश को नई दिशा दी, और अगर आप दोबारा कोई देश को नई तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते हैं तो हम सबके नेता श्री राहुल गांधी जी हैं। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में सूबे में भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने इस संबंध में अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बस्ती और लखनऊ में भीषण बारिश हो सकती है। महोबा, हमीरपुर, इलाहाबाद, संत कबीरनगर और कौशाम्बी में आज भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगले 72 घंटे में बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, संभल, बरेली, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और गोंडा में भी भारी बारिश हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्वी नम हवाओं से आर्द्रता का स्तर 100% तक पहुंच चुका है, जो अच्छी बारिश के लिए अनुकूल है। बड़ी खबर गोंडा से है। 10 पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। देवी पाटन रेंज के 10 पुलिसकर्मियों को सेवानिवृत्ति, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर किए गए हैं सेवानिवृत्त। लिपिक, मुख्य आरक्षी और आरक्षी किए गए हैं सेवानिवृत्त। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती जिले के पुलिसकर्मी शामिल। डीआईजी देवी पाटन रेंज के शासन के निर्देश पर जो है ये कार्रवाई की गई। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से भी आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आज सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक करेंगे। लोक भवन में 12 बजे सीएम योगी बैठक करने वाले हैं। शाम 4 बजे विधायकों से मुलाकात का भी कार्यक्रम रखा गया है। शाम 6:30 बजे ब्रज तीर्थ विकास बोर्ड की बैठक में भी वो शामिल होंगे। तो आज बैठकों का दिन है। आपको बता दें कि 12 बजे सीएम योगी बैठक करेंगे लोक भवन में। उसके बाद जो है 4 बजे विधायकों से मुलाकात का समय है और 6:30 बजे शाम को ब्रज तीर्थ विकास बोर्ड की बैठक में भी मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। बरेली से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बिथरी विधानसभा से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भारतोल की बेटी वीडियो के जरिए बरेली के एसएसपी मुनिराज से सुरक्षा की गुहार लगाती हुई दिखाई दे रही है। विधायक की बेटी का कहना है कि उसने परिवार की मर्जी के बगैर दलित युवक से प्रेम विवाह किया है, जिसको लेकर विधायक और उनका परिवार नाराज है। लड़की कह रही है कि विधायक के गुर्गे और राजीव नाम के उनके पिता के मित्र लगातार उनके पीछे पड़े हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक और पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हम लोग सेफ। पापा और विक्की, पापा बोले तो माननीय विधायक पप्पू भरतौल जी और विक्की भरतौल जी, प्लीज़ अब मान जाओ और शांति से जियो और रहने दो, क्योंकि मैंने सच में शादी कर ली है। ये सिंदूर मैंने फैशन में नहीं लगा रखा है, ये शादी कर ली है इसलिए लगा रखा है। और पापा आपने जो भेज रखे हैं ना मेरे पीछे, जस्ट लाइक राजीव राणा, उसको बताओ अगर मेरे सर के ऊपर से पानी चला गया तो उसका पूरा खानदान जेल में हो गया। मैं परेशान हो चुकी हूँ, मतलब इतना घूम घूम के हम परेशान हो चुके हैं और हमारी जान को खतरा है। और एक बात कहना चाहूँगी विक्की और पापा कि अभी और उसके रिलेटिव्स को परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि उन लोगों की कोई गलती नहीं है। जो कुछ किया है मैंने और अभी ने किया है। और अब शांति से जियो और राजनीति करो। मैं खुश रहना चाहती हूँ और आज़ाद रहना चाहती हूँ। और मैं इस वीडियो के थ्रू एक बात कहना चाहूँगी, इन फ्यूचर अगर मुझे और अभी के फैमिली के किसी भी मेंबर को कभी कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे पापा विक्की भरतौल और राजीव राणा होंगे। राजीव राणा तो स्पेशली जो पूरी टीम लेकर आया हुआ है और मेरे पीछे घूम रहा है। मैं मर तो जाऊंगी लेकिन उसका पूरा खानदान मिटा के जाऊंगी। राजीव जी ये चीज़ ध्यान रखना।
और बरेली के मंत्री, सांसद, एमएलए से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैं कि जो लोग मेरे पापा की हेल्प कर रहे हैं वो मेरे पापा की हेल्प करना बंद कर दें, क्योंकि सच में हमारी जान को खतरा है। और प्लीज़ पापा अपनी सोच बदलो। अभी और अभी की फैमिली इंसान ही है, कोई जानवर नहीं है वो लोग। तो प्लीज़ अपनी सोच बदलो। अच्छे लोग हैं, मैं खुश रहूँगी उनके साथ। प्लीज़, और खुश रहो और खुश रहने दो। चुपचाप अपनी राजनीति करो। धन्यवाद। फिरोजाबाद में पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से 3 किशोरों की मौत हो गई। तीनों के शवों को बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम सदर मृतकों के घर पहुंचे और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के मिलिक गांव की है। खबर बिजनौर से है, जहां एक मदरसे में पुलिस ने छापेमारी में 6 अवैध तमंचे और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में भी लिया। बताया जा रहा है कि मदरसे में 35 बच्चे पढ़ाई करते हैं। मामला बिजनौर के शेरकोट इलाके के दारुल हमीदिया मदरसे का है। पुलिस मामले में बारीकी से जांच कर रही है। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गोली लगी है और लूट की वारदात को दरअसल ये अंजाम दे रहे थे। बदमाशों के कब्जे से 4 तमंचे, 2 बाइक बरामद हुए हैं। 3 बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक जख्मी बदमाश को मेरठ रेफर किया गया है। उधर बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में कपिल नाम का बदमाश पकड़ा गया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। शामली जिले का निवासी कपिल पर 15,000 का इनाम था। पुलिस के मुताबिक रमाला थाना क्षेत्र से पकड़ा गया आरोपी साइको है। कपिल के निशाने पर सिर्फ महिलाएं होती थी। उसकी बात नहीं मानने पर वो बदमाश महिलाओं को गोली मारकर जख्मी करता था और इस तरह के मामले उस पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा दर्ज हैं। फिलहाल बदमाश को घायल हालत में सीएचसी में भर्ती कराया गया।